1000 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपको ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और लगभग 90% ये क्वेश्चन जो आपके 1000 सीरीज में आपको प्राप्त होंगे वो आपको लगभग 90% हर एग्जाम में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है, वहां पर आप जाकर काफी सारे पीडीएफ जो आपके काम की है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप दूसरे ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1000 सीरीज के लिए। चलते हैं सक्सेस जोन की सीरीज की ओर। सक्सेस जोन के 1000 क्वेश्चन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आपके यहाँ पे इंटरफेस में कुछ दिखाया हुआ है, 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, BHEL, सेल, DRDO, OFRC, ISRO, MES, NTPC, NHPC, NFC, DMRC, LMRC, MMRC, HAL, MPPGCL, WBPDCL, DFCCIL, UPSSC, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, पावर ग्रिड, UPRVUNL, UPPCL, TG2, RRB, लोको पायलट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट गाइड। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गाइड होने वाली है। यहाँ पे आपको हमारी कोचिंग का एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है। साथ पे इसके इंटरफेस में कुछ आप लोगों के बारे में एक जानकारी दी गई है। इस जानकारी को जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ प्राप्त होने वाली है। और यहाँ पे कुछ हमने लिंक्स भी दी हुई है, जहाँ पे लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जो भी आपको इंटरफेस पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सक्सेस को काफ़ी सारे जो सिलेक्शंस हैं वो सिलेक्शन के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। और अभी जो DRDO में सिलेक्शन हुए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अप्रेंटिस में जो सिलेक्शन हुए हैं वो सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। इसके बाद शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि सक्सेस जोन में जितनी भी क्वेश्चंस आपको क्लियर कराए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी भी आपको दी गई है जिसके लिए आपको वीडियो को पॉज करके और जानकारी को नोट करने की आवश्यकता है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कौन सी वेल्डिंग विधि में पूरक धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम रखा जाता है? यानी कि विच वेल्डिंग मेथड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री मेटल्स इज केप्ट लेस देन द नाउन मेटल। ऑप्शंस है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग एंड ऑल एबव। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों वेल्डिंग के बारे में पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑटोजीनियस वेल्डिंग होती है उसे हम लोग होमोजेनियस वेल्डिंग भी कहते हैं, और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग मतलब कुल मिला के आपकी 2 प्रकार की वेल्डिंग्स होती हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग या फिर होमोजेनियस वेल्डिंग का मतलब होता है जहाँ पर जोड़े जाने वाले बेस मेटल और फिलर मेटल, आप देखेंगे कि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के दौरान एक मेटल आपका ये बेस मेटल होता है, दूसरा मेटल भी आपका बेस मेटल होता है। यानी कि 2 पार्ट्स जब हमको जोड़ने होते हैं तो एक मेटल ये हमारा बेस होता है, दूसरा मेटल ये हमारा बेस हो जाता है, तीसरा हमारा होता है फिलर मेटल जो कि इसके अंदर भरा जाता है ताकि जो हमको एक जॉइंट प्राप्त हो सके। ये होता है आपका तीसरा मेटल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है बेस मेटल और फिलर मेटल एक समान भी होते हैं और उनके गलनांक भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजेनियस यानी कि होमोजीनियस वेल्डिंग। और हेट्रोजेनियस वेल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे बेस मेटल और फिलर मेटल यानी कि तीनों मेटल क्या हो सकते हैं, आपके अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि आपका एक मेटल कॉपर का होगा, दूसरा मेटल आपका ब्रास का होगा, तीसरा आपका सोल्डर हो सकता है या फिर ब्रास हो सकता है, फिर स्पेल्टर हो सकता है। तो यहाँ पे आपके तीनों जो मेटल हैं वो तीनों मेटल क्या हो सकते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग का तात्पर्य होता है जहाँ पे तीनों मेटल अलग अलग होते हैं और इनका गलनांक भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि फिलर मेटल का गलनांक बेस मेटल के गलनांक के बराबर हो। फिलर मेटल का गलनांक बेस मेटल के गलनांक से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार की वेल्डिंग में पूरक धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम रखा जाता है? तो वहाँ पे आंसर क्या जाता है हमारा, हेट्रोजेनियस वेल्डिंग आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल
ट्विस्ट ड्रिल 10H IS 5101HS में 10 प्रदर्शित करता है। ट्विस्ट ड्रिल 10H IS 5101HS विच शो इज 10। ऑप्शंस हैं औजार का प्रकार, ड्रिल का व्यास, भारतीय मानक संख्या या फिर ड्रिल का पदार्थ। तो यहाँ पे मैं आपको इस पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रकार का जो भी स्पेसिफिकेशन है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पश्चात मैंने आपको ये ड्रिल बनाए हुए हैं, ड्रिल के जो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल के बारे में आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 10, तो जो 10 होता है वो होता है ड्रिल का व्यास, जिसको हम लोग मार्जिन टू मार्जिन या फिर बॉडी के लैंड टू लैंड लेते हैं। जो पैरेलल शैंक ड्रिल होते हैं, पैरेलल शैंक ड्रिल में शैंक का डाया ही ड्रिल का डाया कहलाता है। और जो टेपर शैंक ड्रिल होते हैं, टेपर शैंक ड्रिल में ड्रिल के व्यास के लिए मार्जिन टू मार्जिन क्रॉस वाइज नापा जाता है। इसके बाद जो एच लिखा हुआ है वो टूल का प्रकार होता है। क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम कि जो ड्रिल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रिल मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेलिक्स एंगल के अकॉर्डिंग इन्हें विशेष रूप से डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है IS। IS का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड ड्रिल का माना गया है उस स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इसके बाद 5101 ये IS का नंबर होता है। और नेक्स्ट हमारा HS। HS से तात्पर्य होता है यहाँ पे टूल मटेरियल के बारे में बात की गई है। टूल मटेरियल यानी कि HS लिखा हुआ है तो हाई स्पीड स्टील, यदि HC लिखा हुआ है तो हाई कार्बन स्टील, C लिखा हुआ है तो कार्बाइड। चलिए, तो यहाँ पे मैंने टूल टाइप के बारे में बताया हुआ है। टूल टाइप में आपका एक आता है H टाइप टूल, दूसरा होता है हमारा N टाइप टूल और तीसरा हमारा होता है S टाइप टूल। H टाइप टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो H टाइप टूल होते हैं उसका मुख्य प्रयोग किया जाता है हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए, जिसका एंगल 10 डिग्री से 13 डिग्री रखा जाता है। इसे स्लो हेलिक्स ड्रिल भी कहा जाता है और इसका मुख्य प्रयोग ब्रॉस, ब्रॉन्ज, गन मेटल, फास्फर ब्रॉन्ज और प्लास्टिक के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरा हमारा होता है आपका एन टाइप का हेलिक्स एंगल, एन टाइप टूल मटेरियल। तो एन टाइप जो टूल मटेरियल होता है वो मुख्य रूप से नॉर्मल कारों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील। इसका एंगल 18 डिग्री से 30 डिग्री रखा जाता है और एन ड्रिल का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए इसका कोण कितना होना चाहिए? 27.5 डिग्री होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी मोस्टली रूप से यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से लिखना जरूर है। और सामान्य कार्यों के लिए जो ट्विस्ट ड्रिल प्रयोग किया जाता है उसका जो रेक एंगल होता है या जो हेलिक्स एंगल होता है वो कितना रखा जाता है? 27.5 डिग्री रखा जाता है। ड्रिल में जो रेक एंगल होता है वही हेलिक्स एंगल होता है, जो हेलिक्स एंगल होता है वही रेक एंगल होता है। तीसरा इसका प्रकार होता है एस टाइप। तो जो एस टाइप होता है उसे हम लोग सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के प्रयोग करते हैं। इसका जो एंगल होता है हेलिक्स एंगल वो 35 डिग्री से 40 डिग्री रखा जाता है। इसे क्विक हेलिक्स ड्रिल भी कहा जाता है। इसका मुख्य प्रयोग कॉपर, एल्यूमिनियम और अन्य मुलायम पदार्थ जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस टाइप ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इसमें इसको हम लोग क्विक हेलिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट डाल के रखा हुआ है कि क्विक हेलिक्स का प्रयोग कभी भी ब्रास जैसे पदार्थों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रिल होल में फंस सकते हैं और मशीन टेबल को घुमा सकते हैं। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जिनमें हेलिक्स बहुत ही ज़्यादा क्विक होते हैं वो तीव्र गति से काटते हैं। तीव्र गति से काटने के कारण जो ब्रास जैसे जो मटेरियल्स होते हैं उनमें तीव्र गति से काटने के कारण वो ब्रास जैसे मटेरियल को घुमा देता है, घुमाने से मशीन बाइस भी घूम जाती है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के आपके ड्रिल बनाए हुए हैं। ये आपकी देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ये टेपर शैंक ड्रिल प्राप्त हो रहे होंगे। टेपर शैंक ड्रिल में जब आप इनके हेलिक्स एंगल को देखेंगे यानी कि जो फ्लूइड के घुमावदार को देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि एकदम नॉर्मल तरीके से घुमा हुआ, यानी कि हमारा एन टाइप का ड्रिल होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लो फॉर्म में आपके हेलिकल ग्रुप कटे हुए हैं, यानी कि जो हमारा ये है एच टाइप का है, और इसमें काफ़ी तेज़ी से इसमें हेलिक्स कटे हुए हैं, यानी कि हमारा कौन सा टाइप का है? एच टाइप का है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका है, तो आप इन तीनों के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, ग्राइंडिंग व्हील को लोडेड तब कहा जाता है जब द ग्राइंडिंग व्हील सेड टू बी लोडेड व्हेन धातु का टुकड़ा चक में समाहित हो जाता है, जिसके कारण कर्तन कोण का अंतराल अवरुद्ध हो जाता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील के चक में धातु का टुकड़ा क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है, जिसके कारण से कर्तन कोण क्या हो जाता है? अंतराल अवरुद्ध हो जाता है।
जोड़ने वाली सामग्री सतह पर आ जाती है और पहिया कुंद हो जाता है, यानी कि जो आपकी ग्राइंडिंग मटेरियल जो होते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल जो होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका ग्राइंडिंग पहिया कुंद हो जाता है। अगला है वर्क पीस ग्राउंड होकर बेलनाकार ग्राइंडिंग को रोक देता है। द वर्क पीस वुड बी ग्राउंडेड एंड स्टॉप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। और पीसने वाले चक्र बहुत गहरे कर्तन के कारण बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करूँगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोडेड। लोडेड का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले लोडेड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील दिखाया गया हुआ है। इस ग्राइंडिंग व्हील में जब आप देखेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील में आपको प्राप्त होगा कि जो आपकी ग्राइंडिंग व्हील में इतने सारे ग्राइंडिंग व्हील के जितने भी एब्रेसिव बने हुए हैं, उन एब्रेसिव के बीच में एक खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस क्यों होता है, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रखा जाता है कि यदि खाली स्पेस नहीं होगा तो धातु के जो कण होंगे वो आसानी से कट नहीं पाएंगे। तो जो आप देख रहे हैं इन एब्रेसिव कणों के बीच में मेटल काटते काटते क्या होता है, मेटल ग्राइंड करते करते जब हम लोग किसी सॉफ्ट ग्रेड के व्हील में सॉफ्ट मेटल को ही ग्राइंड करते हैं, सॉफ्ट ग्रेड के व्हील में सॉफ्ट मेटल को ग्राइंड करते हैं, तो सॉफ्ट मेटल के टुकड़े जो होते हैं या जो कण होते हैं वो जाके किस में फंस जाते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों के बीच में फंस जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें एब्रेसिव कण और ज़्यादा भर जाते हैं। भर जाना मतलब लोड हो जाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। यहाँ पे मैंने लोडिंग के बारे में आपको क्लियर भी किया हुआ है। देखेंगे आप कि जब एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा जैसे मुलायम पदार्थ का सॉफ्ट ग्रेड के व्हील में ग्राइंडिंग किया जाता है तो धातु के कण पहियों के रंध्रों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसी दशा को क्या बोलते हैं, लोडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का एक दूसरा दोष होता है जिसे हम लोग ग्लेजिंग भी बोलते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जब कठोर धातुओं की ग्राइंडिंग कठोर ग्रेड के व्हील पर की जाती है, जब कठोर पदार्थों की ग्राइंडिंग कठोर ग्रेड के व्हील पर की जाती है तो ऐसी दशा में पहिए की सतह क्या हो जाती है, चमकदार हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील में जब आपका ग्रेड जो होता है हार्ड होता है, हार्ड ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील में जब आप हार्ड धातु को ही ग्राइंड करेंगे तो हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील हार्ड धातु को ग्राइंड करने से क्या हो जाता है, आपके जो एब्रेसिव होते हैं वो एब्रेसिव धातु को काटने के दौरान घिसते चले जाते हैं, लेकिन हार्ड ग्रेड होने के कारण ग्राइंडिंग व्हील से निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, आपका जो व्हील का फेस हो जाता है वो चमकदार हो जाता है। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर क्या आता है, यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील को लोडेड तब कहा जाता है जब धातु का टुकड़ा चक में समाहित हो जाता है, जिसके कारण कर्तन कोण का अंतराल अवरुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है समतल पर टी जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त बेल्ट यूज टू मेक टी जॉइंट ऑन प्लेन। जब आप किसी समतल पे, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जब आप किसी समतल पे टी जॉइंट बनाते हैं, जैसे कि आपका ये प्लेन है और इस प्लेन में आपने टी जॉइंट को बना के रखा हुआ है, तो टी जॉइंट को बनाने के कारण जिस प्रकार के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फिलेट जॉइंट। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए, फिलेट जॉइंट। तो आप देखेंगे इसके कॉर्नर में जब आप कॉर्नर की बेल्डिंग करेंगे तो कॉर्नर की बेल्डिंग केवल कहाँ पे की जाएगी, कॉर्नर पे की जाएगी, यहाँ कॉर्नर पे की जाएगी। इस प्रकार से बेल्डिंग करने पर आपका जो बेल्डिंग बीड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बेल्डिंग बीड बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलेट जॉइंट। तो यहाँ पे कुछ बेल्डिंग के मैंने आपको सिंबल भी बताए हुए हैं, सिंबल के बारे में भी आप थोड़ा सा देखेंगे। तो ये देखेंगे आप कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ बताए हुए हैं आपके सिंबल्स। तो जैसे आपका फिलेट बेल्ट का कई बार सिंबल एग्जाम में पूछा गया है, तो ये फ्लेट बेल्ट होता है। फ्लेट बेल्ट का सिंबल इस टाइप से कुछ होता है। प्लग बेल्ट अथवा खांचा बेल्ट का, ये आपका खांचा बेल्ट का सिंबल है। स्पॉट बेल्ट का सिंबल इस प्रकार से होता है और सीम बेल्ट का जो सिंबल हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न अक्षर मूल छिद्र को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट टू बेसिक ऑफ होल। ऑप्शन है कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल जी, स्मॉल जी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, आप देखेंगे, नोट करेंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस की प्रणाली में अंग्रेजी के जितने भी कैपिटल, यानी कि जो हमारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक के जितने भी हमारे कैपिटल्स लेटर्स होते हैं वो हमारे किसको प्रदर्शित करते हैं, छिद्र को प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी हमारे स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर लिखे जाते हैं उनको हम साफ्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक होल और बेसिक साफ्ट के लिए बताया गया है, बेसिक होल के लिए कैपिटल एच का प्रयोग किया जाता है और बेसिक साफ्ट के लिए स्मॉल एच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तल निरीक्षण खाली स्थान पर पूरा किया जाता है।
फ्लोर इंस्पेक्शन इज कंप्लीटेड ऑन, ऑप्शंस हैं अलग कक्ष में, निश्चित अंतराल पर, वास्तविक योग्य स्थान पर, मशीन की सेटिंग करने के बाद। तो तल निरीक्षण की जब हम लोग बात करते हैं किसी भी कारखाने के लिए, किसी भी मशीन को वहाँ पे सेट करने के लिए उस तल का निरीक्षण किया जाता है। तो तल का निरीक्षण कहाँ किया जाएगा? जिस स्थान पे हमको मशीन लगाना है, यानी कि वास्तविक योग्य स्थान पर। कहाँ पर किया जाएगा? वास्तविक योग्य स्थान पर ही तल निरीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सल्फर को स्टील से मिलाया जाता है, यानी कि जब हम लोग स्टील में किस सल्फर को मिलाते हैं तो उसमें किस प्रकार का गुण बढ़ जाता है? ऑप्शन हैं भंगुरता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी कठोरता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी मुलायम पृष्ठ हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी है फिनिश बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा, जब सल्फर को स्टील मिलाते हैं तो सल्फर स्टील मिलाने पर भंगुरता बढ़ जाती है। यानी कि भंगुरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सल्फर का प्रयोग करते हैं। आगे इसके बारे में और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन का बढ़ाना जरूरी है। यानी कि किसी मेटल में, यानी कि किसी स्टील में जब हम लोग कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो उसकी कठोरता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। एनिलिंग करेंगे तो एनिलिंग करने से हम लोग को एक सॉफ्ट पृष्ठ प्राप्त होता है, मुलायम पृष्ठ प्राप्त होता है। और यदि हम लोग ग्राइंडिंग, लेपिंग या होनिंग करेंगे सरफेस में तो सरफेस की फिनिशिंग प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हल्के स्टील का घनत्व होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील? ऑप्शन हैं 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.85 ग्राम पर मीटर क्यूब, 7.85 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 7.85 तो कॉमन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टील के घनत्व को अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका हमेशा ग्राम या किलोग्राम में लिखा जाता है, वॉल्यूम आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर में लिखा जाता है। यदि हम लोग जी लेते हैं, ग्राम लेते हैं, तो ग्राम के साथ सेंटीमीटर क्यूब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है? ए निकल कर आ जाता है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एपॉक्सी किस प्रकार का पदार्थ है? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज एपॉक्सी? ऑप्शंस हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, लौह धातु या फिर अलौह धातु। तो ये एपॉक्सी जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको प्लास्टिक के बारे में भी डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एपॉक्सी एक प्रकार का थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एक्चुअली प्लास्टिक होता क्या है? प्लास्टिक का जब हम लोग विघटन करते हैं तो, या फिर प्लास्टिक का जब रासायनिक संश्लेषण करते हैं तो हमको कोयला और पेट्रोलियम के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक होता है वो कोयला और पेट्रोलियम से मिलकर बना हुआ होता है। आपके जो प्लास्टिक होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के भी काफ़ी सारे टाइप यहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ों में पॉली लगा हुआ है, यानी कि जैसे पीलीमाइड या पॉलीमाइड, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्रोलिन रेजिन और सेल्यूलोजिक्स, ये सारे आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका फिनोलिक आता है, एमिनोज आता है, एपॉक्सी आता है, फिर पॉलिस्टर आ जाता है, और तीसरा आपका प्रकार होता है इलास्टोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील में 8% संकेत करता है, व्हाट इज इंडिकेट 8% इन 1881 स्टेनलेस स्टील? ऑप्शन से क्रोमियम, कोबाल्ट, बेनेडियम या फिर निकल। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा संगठन यहाँ पे बना के दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील का, 8, 18, 1 का। तो 8% निकल होता है, 18% क्रोमियम होता है और 1% क्या होता है? कार्बन होता है। जितने भी सर्जिकल टूल होते हैं या फिर केमिकल प्लांट के बर्तन होते हैं, इनको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनिलिंग के दौरान तांबे के पार्टों की कूलिंग खालिस्तान में की जाती है। तो जब हम लोग एनिलिंग करते हैं, एनिलिंग से तात्पर्य क्या होता है कि किसी कठोर धातु की सतह को मशीनन करने योग्य बनाने के लिए उसको मुलायम बनाया जाता है। और मुलायम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्ट को पहले अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास गर्म करते हैं और उसके पश्चात भट्टी में ही स्विच ऑफ करके या फिर राख में दबाकर या फिर रेत में दबाकर या फिर मिट्टी में दबाकर हम लोग क्या करते हैं? पार्ट की सतह को ठंडा करते हैं, जिससे हमको पार्ट की सतह में क्या प्राप्त हो जाता है? सॉफ्टनेस आ जाती है, मुलायमनेस आ जाती है, जिससे उसके हम लोग क्या कर सकते हैं? मशीनिंग कर सकते हैं। तो
तांबे के पार्टों की अगर हम लोग कूलिंग की बात करें तो तांबे के पार्टों की कूलिंग पानी में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? पानी में। यानी कि पानी में बुझाने से क्या होता है? समय बचता है, साथ में तीव्र सिकुड़न के फलस्वरूप अवयवों की सतह से काली ऑक्साइड की परत भी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा वी वेल्ट ड्राइव में बेल्ट संपर्क करती है, यानी कि जब हम लोग वी वेल्ट पावर ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो बेल्ट का संपर्क क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पुली के नीचे से, ऑप्शंस बी पुली के ग्रुप के किनारों से, या फिर सी ग्रुप के किनारे और पुली के नीचे, और ऑप्शन डी है कहीं पर भी संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा साइड ऑफ द ग्रुप ऑफ पुली, यानी कि पुली के ग्रुप के किनारों से। ये कैसे करता है? तो चलिए वी वेल्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे वी वेल्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब भी वी वेल्ट का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग वी पुली का ही प्रयोग करते हैं। वी पुली का प्रयोग करने पर क्या होता है कि जो वी वेल्ट होता है, वी वेल्ट का संपर्कन केवल इसके साइड पर होता है। कहाँ पर होता है? ओनली इसके साइड पे। इसके बॉटम पे कभी भी संपर्क नहीं होता है। सिर्फ इसकी पुली की, यानी कि पुली की साइडों पर, यानी कि बेल्ट के साइडों पर आपका क्या होता है? कॉन्टैक्ट होता है। क्योंकि जो वी वेल्ट होते हैं, वी वेल्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन भी होता है। इनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण इनमें ग्रिपिंग पावर ज़्यादा बढ़ती है। यदि ये बॉटम से संपर्क करेंगे तो इसकी साइड का कोई यूजेस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है वो आंसर क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे? पुली के ग्रुप के किनारों से। आंसर आ जाएगा हमारा बी। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 5 प्रकार के वी वेल्ट होते हैं। वी वेल्ट जो होते हैं आपके लंबाई के अकॉर्डिंग 5 प्रकार से होते हैं और इनका जो साइज दर्शाया जाता है वी वेल्ट का, तो जो अंदर की जो परिधि होती है, अंदर की परिधि से इसका साइज को क्या करते हैं हम लोग? दर्शाते हैं। वी वेल्ट के कुछ साइज यहाँ पे दिए गए हैं। ये साइज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन सिंबल ए, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 13 mm होती है और थिकनेस होती है आपकी 8 mm। बी आपका जो दिया हुआ है वो 17 mm इसके चौड़ाई होती है और 11 mm इसकी थिकनेस होती है। सी 22 mm इसकी चौड़ाई होती है, 14 mm इसकी थिकनेस होती है। डी 32 mm इसकी चौड़ाई होती है और 19 mm इसकी थिकनेस होती है। ई 38 mm इसकी चौड़ाई होती है और 23 mm इसकी थिकनेस होती है। तो वी वेल्ट के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे लेथ कैरेज एप्रॉन मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ है। लेथ कैरेज एप्रॉन मैकेनिज्म में आप देखेंगे वहाँ पर वी पुली और वी वेल्ट का किस तरह से यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर की ये लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई, इस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप सीधे हमारे यूट्यूब के लेथ कैरेज एप्रॉन वीडियोज़ में पहुँच जाते हैं, जहाँ से आप लेथ कैरेज एप्रॉन मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं और साथ में वी वेल्ट कैसे काम करता है उसका भी आप देख सकते हैं, यूजेस देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, तांबे के अयस्क मेलाकाइट में तांबा होता है, यानी कि तांबे के काफ़ी सारे प्रकार के आपके ओर होते हैं, अयस्क होते हैं और धातुओं को अयस्कों से ही निकाला जाता है। तो कॉपर और मेलाकाइट कंटेंट इच कॉपर ऑप्शंस दिए हुए हैं 60%, 32%, 55% और फिर 40%। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉपर ओर के बारे में बताया हुआ है। जो मेलाकाइट होता है, मेलाकाइट में 55% तांबा होता है और पायराइट में आपका 32% तांबा होता है। तो आपको जितनी सारी चीज़ें जो भी नॉलेजेबल के लिए मिल रही हैं उनको आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद नोट करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए सारी चीज़ें क्लियर रहें। यदि आपको क्लियर नहीं होता तो आप बार बार वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आने लगेगी। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक बटरस थ्रेड का एंगल होता है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ मैट्रिक बटरस थ्रेड? ऑप्शंस हैं 97 45 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री, 87 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री 55 डिग्री। तो मैट्रिक बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है वो हो जाता है 97 45 डिग्री। यहाँ पे मैंने आपके लिए काफ़ी सारे जो थ्रेड होती हैं उन थ्रेडों के एंगल और उनके एंगल के साथ डेप्थ के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और साथ में पूरी बुक का यहाँ पे समावेश कर दिया गया है आपके एंगल के साथ और आपकी डेप्थ के साथ। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पेन उठाना है, वीडियो को पॉज करना है, कॉपी लेना है और उस पर नोट कर लेना है। जैसे कि आपकी टाइप्स ऑफ थ्रेड आपके मुख्य रूप से 2-3 प्रकार की आपकी टाइप्स ऑफ थ्रेड होती हैं। वी थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है और ट्रेपेजोइडल थ्रेड होती है। तो आपकी 3 प्रकार की मुख्य रूप से थ्रेड होती हैं। यहाँ पे आपकी भी थ्रेड टोटल 7 प्रकार की भी थ्रेड होती हैं। जो भी थ्रेड होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की भी थ्रेड्स होती हैं। तो 7 प्रकार की भी थ्रेड्स के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहला दिया हुआ आपका BSW यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका एंगल 55 डिग्री होता है और डेप्थ 0.6403 मल्टीप्लाई पिच होती है। पी का मतलब हमेशा क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको इनको नोट करना है, क्योंकि इसका एंगल मैक्सिमम एग्जाम के लगभग 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद है BSF, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड उसका पूरा नाम होता है। एंगल 55 डिग्री है, डेफ्ट इसकी 0.6403 इंटू पिच होती है। BSP का फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है और डेफ्ट होती है 0.6403 मल्टीप्लाई पिच। यानी कि आपको यहाँ पे 3 थ्रेड ऐसी हैं जिनको के बारे में आपको एंगल और डेफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चौथी थ्रेड होती है BA थ्रेड होती है। BA थ्रेड काफ़ी सूक्ष्म थ्रेड होती है, इसकी सबसे कम गहराई भी होती है, इसकी गहराई देखेंगे आप तो सबसे कम गहराई प्राप्त होगी और इसका एंगल 47.5 डिग्री होता है। जितने भी हमारे सूक्ष्मकार होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं, टेलीविज़न होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी हमारे काम होते हैं, उनमें जो स्क्रू प्रयोग किए जाते हैं वो स्क्रू मुख्य रूप से 6 mm व्यास से कम के स्क्रू होते हैं और इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? BA थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक थ्रेड, नंबर 5वीं प्रकार की थ्रेड हो जाएगी आपकी मैट्रिक थ्रेड, और मैट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री और डेफ्ट होती है 0.6134 मल्टीप्लाई पिच। इसके बाद हो जाती है हमारे आइसो थ्रेड। आइसो थ्रेड में आपकी आइसोमेट्रिक थ्रेड होती है और आइसो इंच थ्रेड होती है। आइसोमेट्रिक थ्रेड में भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, आइसोमेट्रिक कोर्स थ्रेड और आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड। दूसरा आपका आइसो इंच थ्रेड होती है। आइसो इंच थ्रेड भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है यूनिफाइड नेशनल कोर्स थ्रेड और एक होती है यूनिफाइड नेशनल फाइन थ्रेड। इसका एंगल भी 60 डिग्री होता है। डेफ्ट के बारे में इसका नॉलेज नहीं दिया गया है। इसके बाद है अमेरिकन थ्रेड। अमेरिकन थ्रेड को सेलर थ्रेड के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में आपका ये पूछा जा चुका है। इसका एंगल होता है 60 डिग्री और डेफ्ट के बारे में इसका नॉलेज नहीं दिया गया है। इसके बाद आती है हमारी नंबर 2 थ्रेड, टाइप ऑफ थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का एंगल अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 90 डिग्री, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी एग्जाम में आए स्क्वायर थ्रेड का एंगल आपको 0 डिग्री लगाना है, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का एंगल 0 डिग्री ही होता है, उसके फ्लैंक का एंगल 90 डिग्री होता है। इसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू पिच हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 प्रकार का थ्रेड होता है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ट्रेपेजोइडल थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री और आपकी जो डेप्थ होती है 0.5 पी प्लस 0.010 इंच होता है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड का ही एक फॉर्म होता है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म में प्रयोग की जाते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी हमारी लेथ मशीन है उनके जो लीड स्क्रू होते हैं, लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन में भी एक्मे थ्रेड का ही प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल 29 डिग्री होता है और 0.5 प्लस 0.010 इंच इसकी क्या होती है? डेप्थ होती है। बटरस थ्रेड का जो होता है एंगल होता है, ब्रिटिश में अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री और 45 डिग्री इसका क्या होते हैं? एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल होता है और इसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है 0.75 पिच होती है। सबसे अधिक गहराई बटरस थ्रेड की होती है, सबसे कम गहराई BA थ्रेड की होती है। इसके बाद आती है आपकी शार्ट टूथ थ्रेड, इसके पहले बटरस थ्रेड मैट्रिक, तो मैट्रिक के बारे में जो क्वेश्चन आया था इसका एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री होता है, यानी कि 97 डिग्री या फिर 45 डिग्री इसका एंगल होता है और डेप्थ इसकी 0.75 पिच ही होती है। शार्ट थ्रेड की अगर हम लोग बात करें तो शार्ट थ्रेड का एंगल होता है 3 डिग्री और 30 डिग्री, इसकी डेप्थ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। वर्म थ्रेड की अगर हम लोग बात करें तो वर्म थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है और डेप्थ 0.6886 इंटू पिच होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी थ्रेड नेगेटिव ड्राइव वाली थ्रेड होती है, तो वर्म थ्रेड आपकी नेगेटिव ड्राइव वाली थ्रेड होती है। इसके बाद नकल थ्रेड आती है, तो नकल थ्रेड का एंगल आपका 30 डिग्री होता है और इसकी जो गहराई होती है वो 0.5 इंटू पिच होती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन थ्रेड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, काफ़ी सारे थ्रेड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है चैन स्लिंग खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चैन स्लिंग प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है हल्के भार, भारी भार, मीडियम भार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि ये स्लिंग क्या होती है, चैन स्लिंग तो ठीक है, स्लिंग क्या होती है। तो स्लिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ इसका आंसर लगा लेते हैं। भारी भार के लिए हम लोग चैन स्लिंग का प्रयोग करते हैं। चैन स्लिंग को देख लेते हैं एक नज़र। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 प्रकार की अलग अलग चैन दिखाई दे रही होंगी। तो आपने देखा होगा कभी जब लोड को उठाया जाता है, भार को उठाया जाता है, तो इस तरह से हम लोग किसी चैन को क्या करते हैं, हुक लगाकर हम लोग क्या करते हैं, भार को उठाते हैं। या तो 2 प्रकार से पकड़ते हैं या फिर 3 चैन बनाते हैं या फिर 4 चैन बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं भार उठाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा पार्ट 1 क्लियर होता है। आप लोग लगातार बने रहिए सक्सेस के साथ, आने वाली वीडियोज़ के साथ, कंप्लीट 1000 क्वेश्चन की सीरीज के साथ बने रहिए, ताकि आप आने वाले जितने भी एग्ज़ाम से सारे एग्ज़ाम में खुद को प्रूव कर सकें, खुद को तैयार कर सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले सकें। यहाँ पर सक्सेस की काफ़ी सारी वीडियोज़ के बारे में भी आपको बताया गया है और साथ में यदि आप इस
पीडीएफ को अगर वाई करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को वाई करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को वाई करने के लिए आपको दिखाए गए नंबर पर, किसी भी नंबर पर आपको क्या कर लेना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई गई है जो कि 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के लिए ही बनाई गई है। आप उस वीडियो पे जाके विजिट करके वहाँ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप हमसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस अभी केवल 99 रुपीज़ रखा गया है। और लगातार जुड़े रहिए सक्सेस जोन के साथ। अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्दी प्राप्त हो सकें। बने रहे सक्सेस जोन के साथ। नमस्कार।